अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो फाइनेंशियली लिटरेसी यानी क्या होता है कि हम जो इनकम हासिल कर लेते हैं ना, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे कि उससे फिर हमको इनकम आता रहे। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम एक ही क्लास में सीखे हुए रहते हैं बहुत सारे बच्चे, और फिर वो हमारा क्लासमेट बहुत आगे चला जाता है फाइनेंस में, यानी उसके पास बहुत मालदार बन जाता है, वो वेल्दी बन जाता है, और हम वहीं के वहीं रहते हैं। हमको फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं और उसको क्राइसिस नहीं होते। हालांकि उसको भी अगर देखेंगे तो पेमेंट सेम रहता है। हम हमारे कंपनी में भी ये देखते हैं, या जैसे कि अभी आपका भी शॉप है, दूसरे का भी शॉप है, कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस भी वैसा ही इक्वल चल रहा है, मगर आपको तकलीफ़ हो रही है कुछ मैनेज करने के लिए, मगर उनको नहीं हो रही है। जैसे कि तुम कमाते हो और कोई और कमाता है, डॉक्टर है, और मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी कमाता हूँ, तो उसको दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, या मुझे दिक्कत हो रही है और उसको नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब क्यों हमको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो, एक कहा जाता है कि अगर तुमने नींद में भी नहीं कमाया तो तुमको उम्र भर कमाना पड़ेगा। यानी जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारी कमाई चालू रहनी चाहिए। तभी पॉसिबल है कि तुम बाय द एज ऑफ 50 या बाय द एज ऑफ 60 फ्री हो जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं उसको। अब ये ऐसा फ्रीडम पाने के लिए हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में कि हम आगे चल के बाय द एज ऑफ 50 फ्री हो जाएंगे। जैसा कि आज हम बाय द एज ऑफ 60 भी फ्री नहीं हो सकते, मगर मैंने डिसाइड किया है कि बाय द एज ऑफ 60 फ्री होना है मेरे को। क्यों? क्योंकि अभी मैंने 48 में डिसाइड किया कि मुझे फ्री होना है। तो 48 में डिसाइड करके अगर मैं 60 में फ्री हो सकता हूँ, तो आप लोग 25 में डिसाइड करके 50 में फ्री नहीं हो सकते। मैं तो 12 ईयर्स ही दे रहा हूँ मेरे लिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी क्या होता है कि आप कहीं पे भी रहो, आप सोशल वर्क में फिर लग सकते हो, आप दीन के कामों में, तबलीग में लग सकते हो, आप अपनी खुद की स्टडी कर सकते हो, आप अपने लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे कि हमने अपने लिए इम्प्रूवमेंट किया तो दूसरों का भला हो सकता है कि हम उसको कुछ गाइडलाइन कर सकते हैं। इसलिए हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद में हमारा इनकम तो चालू रहेगा और हम दूसरे कामों में भी मसरूफ़ रह सकते हैं, जो दीन के काम, दुनियावी काम छोड़ के लोगों के लिए सर्विसेज हों, उसके लिए हम अपने आप को सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आज प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता ना। हम तो इतने बिजी रहते हैं, काम, दिन भर काम काम काम, और उस काम में पैसा तो मिलता है, मगर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? तुम्हारी लाइफ क्या है बोलो? अगर आपको कहीं हमने बोला कि चलो 8 दिन के लिए जाते हैं, तो पहले कैलकुलेशन होता है कि अरे 8 दिन का लॉस कितना हो रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? यानी तुम्हारी ज़िंदगी है क्या? तुम अगर फ्री नहीं हो, कुछ भी अपने आप को वक्त नहीं दे सकते, तो कमा के भी क्या फ़ायदा है? अभी देखो, हम सबको पैसे देते हैं, सबको देते हैं। कपड़े वाले को देते हैं, सोनार को देते हैं, चश्मे वाले को देते हैं, एजुकेशन के लिए देते हैं, है ना, ये दुकानदार को देते हैं, चप्पल खरीदने को देते हैं, मोबाइल खरीदने को देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देते हैं, सबको पैसे देते हैं। आप अपने लिए कितना देते हो? आप अपने लिए कितना देते हो? अपने लिए कितना निकाल रहे हो पैसा? नहीं निकालते, कुछ भी नहीं निकालते। जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबीलोन है ना, उसमें जो एक आदमी था ना, अरकट, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो उसने क्या सजेस्ट किया अपने को, हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो उसने ये कहा कि सबसे पहला ये काम करो कि जो कमाओगे ना तुम, उसका 10% हिस्सा बाजू में निकालो, जितना भी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 10% ही हो, 10% से 30% तक या 50% तक, जितना आपके पास कैपेसिटी हो सकती है बर्दाश्त करने की, उतनी आप निकाल सकते हो तो निकालो। एटलीस्ट कम से कम वो बोल रहे हैं कि 10% तो निकालो। यानी आपको अगर समझो 30,000 सैलरी है, तो 30,000 सैलरी में से 3,000 आपको बाजू में निकालना है। अगर हमने
30,000 का 30% पकड़ लिया तो 9,000 या 10,000 अगर आप बाजू में निकाल सकते हो, क्योंकि आज अगर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। मैं कहता हूँ कि अगर तुमको बर्डन नहीं है, फैमिली चलाने की नहीं है, फैमिली संभालना नहीं है अगर किसी को, तो 50% भी साइड में कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम सबको पैसे दे रहे हैं, अपने आप को नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे। तो 10% जो हम बाजू में निकालेंगे या 30% निकालेंगे, तो उसी का कहना है कि अगर तुम 30% बाजू में निकालोगे ना 20 साल 25 साल, तो बाय द आज तुम्हारी 25 साल एज है ना, तो 50 साल में आप फ्री हो जाओगे। यानी 50 साल में आपको कुछ करने की गरज भी नहीं है, कुछ नौकरी भी किसी की करने की गरज नहीं है। आपका वो जो इनकम है ना, जो आपने सेव किया ना, वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब देखो, हम अगर आज एक प्लांट यानी सीड बोएंगे ना, तो ही वो हमारा सीड ऊपर आ जाएगा, एक प्लांट बनेगा और फल देगा। तो आज अगर हम बोएंगे आम का दरख्त, तो आम का बीज अगर आज बोएंगे तो कहीं जाके 15-20 साल में हमको फ्रूट देने लगेगा, फिर उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। ठीक है, तो वो फ्रूट पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला बीज। तो वो बीज क्या होता है, बीज हमारा सेविंग होता है। वो सेविंग हमारा जो मैं बोल रहा हूँ 10 to 30% जो निकालने के लिए बोल रहा हूँ, वो 10 to 30% सिर्फ निकाल के साइड में नहीं रखना है उसको, या सिर्फ निकाल के बैंक में डाल के उसका फिक्स डिपॉजिट करके वो उसका इंटरेस्ट लेना है, ये नहीं है। इंटरेस्ट तो हराम है अपने अंदर, तो वो नहीं है, मगर वो पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है कि उससे हमको इनकम आता रहे। अब जायज़ तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अपने को, तो जायज़ तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल कर सकते हैं और शेयर मार्केट में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पैसे ऐसे इन्वेस्ट करने चाहिए। आज अगर ऐसे शेयर मार्केट में ऐसे इसमें इन्वेस्ट करो कि जो आपको डिविडेंड देते हो। हम जो लॉस में गए शेयर मार्केट में, तो उस तरीके से आप लॉस में मत जाओ। तो उससे हमने सबक पा लिया ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, अर्ली क्विक फिक्स प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे थे कि ये मार्केट में पैसा डाला तो नेक्स्ट ईयर हमको डबल होना चाहिए। तो ऐसा हमारा एक गुमान था कि शेयर मार्केट में ऐसा होता है, मगर शेयर मार्केट में वैसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में जितना तुम्हारा होल्डिंग कैपेसिटी होगा ना, उतना तुमको बेनिफिट होगा। अगर आपने आज पैसा डाला, समझो आपने 10,000 पहले मंथ की सैलरी निकाली साइड में, 30,000 में से 30% निकाली 10,000, उसमें से अगर आपने डिवाइड किया कि उसका 50% मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा या 30% म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 30% मेरे पास रखूँगा और 30% मैं शेयर मार्केट में डालूंगा। अगर ऐसा करेंगे ना, तो वो 30% का 15 साल में कितना हो जाएगा, यू कैनॉट इमेजिन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कभी कभी। तो इस तरीके से अगर हमने इन्वेस्ट किया ना, तो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। अब ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि नाउ यू आर यंग गाइज, तो आप अभी बाहर जाओगे, अभी कमाना शुरू कर दोगे, तो फिर इसके बाद करना क्या है। ये नहीं कि हमको 30,000 सैलरी मिल रही है, 50,000 सैलरी मिल रही है तो पूरा उड़ा देते हैं, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं। या तो फिर ऐसा उड़ा देते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट उसने बताया कि हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं ना, एक्सपेंसेस करते हैं ना, उसका ख्याल रहे कि हम लोग कहाँ पे उसको खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वैगन तो खर्च नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। एक ने बहुत अच्छा कहा, अगर तुम अननेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हो आज, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम नेसेसरी चीज़ें खरीद नहीं पाओगे जो तुमको गरज है। आज अमेज़ॉन में सब कुछ मिल रहा है, तो आज लोग क्या है, सिर्फ देख लेते हैं, चलो अमेज़ॉन में क्या है अवेलेबल, तो वैसा फिर ऑर्डर कर लेते हैं, फिर वो आ जाता है और फिर वो चीज़ पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो फिर हम कभी भी जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं ना, तब हम उसको खर्च नहीं कर सकते और हम उसको खरीद नहीं सकते। तो ये दूसरा पॉइंट जो उसने बताया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर समझो कि उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। अब अगर हम सिर्फ लेके हमारे इसमें सेफ कस्टडी में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना।
अगर वो मल्टीप्लाई होगा, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे, तो उसने क्या किया, अपनी सल्तनत, वो कहीं पे जा रहा था तीर्थ यात्रा पे। अब वो तीर्थ यात्रा पे जाते हुए उसने बोला कि ये पैसे हैं कुछ, तीनों को पैसे दे दिया कि ये पैसे ले लो और देखो आप क्या कर रहे हो, मेरे को आप बताओ कि तुमने इन पैसों का क्या किया। तो एक ने क्या किया, अपने पास वो तिजोरी में रख दिया पैसे, एक ने क्या किया, वो पैसे ले लिया और खेत में फेंक दिया, और एक ने क्या किया कि वो उसका अनाज ले लिया और खेत में बोया और खेत में उसको अनाज पैदा हो गया, फिर उसको उसका पैसा मल्टीप्लाई हो गया। अब वो जब 2-3 साल के बाद आ गया, तब पैसे किसके बड़े होंगे, जिसने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया। प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया क्या कि उसने पहले सीड दिया, सीड बोया और फिर सीड में से जो मुनाफा आ गया उसमें से फिर सीड परचेस किया, फिर अंदर डाला, यानी वो मल्टीप्लाई करते रहा। तो जिसने अपनी तिजोरी में पैसे रखा था उसके पैसे तो नहीं बड़े होंगे, जिसने ऐसे फेंका था यानी एक्स्ट्रा वेगेंटली खर्च किया था तो उसके पैसे भी नहीं बड़े होंगे, तो वो दोनों भी लॉस गए। हालांकि पैसे तो तीनों को भी उतने ही दिए थे, मगर उसमें से एक बहुत मालदार बन गया और एक मालदार बनने से रह गया। वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये नहीं कि यानी इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करो, यानी तुम इन्वेस्ट ही मत करो, ये भी नहीं कहता कि तुम मत कमाओ, ये भी नहीं सोच होनी चाहिए कि हम इतना क्यों कमाएं, ये तो हमारे साथ नहीं जाने वाला है ना। ये एक बीच में मेरी सोच बन रही थी कि हमको पैसा क्यों चाहिए, ये सोच ही गलत है। ये इसलिए गलत है कि आज समझो अगर आप 50,000 की ज़कात निकाल रहे हो, है ना, आपके पास कुछ रुपया है, उसकी ज़कात बनती है 50,000, 50,000 की निकाल, अल्लाह से दुआ करो कि आप 50 लाख की ज़कात निकालने वाले बन जाए। समझ में आया? तो पॉसिबल है कि नहीं? जितना हमारे पास पैसा आएगा, नियत ये होनी चाहिए, जितना हमारे पास पैसा आएगा हम लोगों को उतना देने वाले बन जाएंगे ना। अगर हम ही कंगाल बनेंगे तो लोगों को क्या देंगे, और लोगों को देने के लिए भी कुरान ने ये कहा वला तबसुतहा कुलुल बस्ती, यानी तुम अपने वला तजल यदक मगलूलतन इला उनुकी का वला तबसुतहा इलल बस्ती, यानी तुम अपना हाथ अपने गर्दन में मत रखो, यानी एकदम बखेली भी मत करो और लोगों के लिए खोल के भी मत रखो, फिर नहीं तो तुमको भीख मांगना पड़े। ये कुरान का गाइडलाइन है यार, फिर तुमको पछताना पड़े, ये कुरान ने कहा है ऐसा। तो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अब इसने जो पॉइंट नहीं बताया है मगर थोड़ा सा, मगर मैं जो आपको बताता हूँ वो ये पॉइंट है कि अनफिको फी सबिलिल्लाह, जो तुम्हारी कमाई होगी वो हमारे लिए ज़कात ये 2.5% है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ 2.5% पे सेटिस्फाइड मत हो, 2.5% ये कंपलसरी है, मगर जितना हम अल्लाह के राह में खर्च करेंगे उतना हमको अल्लाह ताला मल्टीप्लाई देगा। तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ जो कुछ अपनी कमाई होगी ना उसका 5% हिस्सा बाजू में रखो, तो हमारी ज़कात भी निकल जाएगी उसमें से 2.5%, और 5% अगर निकालेंगे तो 2.5% हमें वैसे भी एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, और अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी रहेगी तो 10% भी दे सकते हो तुम, ठीक है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा, ये अल्लाह का वादा है। तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि अगर 23,000 रुपया हम कमा रहे हैं तो उसमें से 1,500 रुपया नहीं निकाल सकते। 5% ऑफ योर टोटल इनकम। अच्छा, उस वक्त मत निकालो, एट द एंड जितना बाकी बचेगा खर्चा वगैरह निकाल के, ठीक है, अगर वैसा लग रहा है आपको तो उतना तो निकाल सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर जो तुम्हारे पास अमाउंट बचेगी उसका 5% निकालो, उसमें से 2.5% ऑटोमेटिकली ज़कात निकल गई और 2.5% यू आर गिविंग एक्स्ट्रा। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी को देते हैं अल्लाह के राह में तो उसको कैलकुलेट भी मत करो, तो अल्लाह थोड़ी कैलकुलेशन से देता है तुमको। अल्लाह जब देने पे आ जाता है तब कैलकुलेशन से नहीं देने पे आ जाता है, मगर एक कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, ना तो क्या जो आया वो पैसा फी सबिलिल्लाह लगाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद में वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे कि शेयर मार्केट में जो डिविडेंड मिलते हैं वैसे वाले शेयर्स खरीदो
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। वो जो एक पॉलिसी है ना जिसको सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करो और फिर वो बढ़ते 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 चले जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। आज लोग ये कहते हैं कि देखो बच्चे को तालीम देते हैं, तालीम देने के लिए 1-1 लाख रुपए KG के बच्चे को डालते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो ये कि 1 लाख रुपये अगर तुम वो बच्चे को, छोटे बच्चे को खर्चा कर रहे हो, इससे अच्छा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहती है ना, जिला परिषद स्कूल, वहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएट लोग रहते हैं सिखाने के लिए, और जहाँ पे तुम डाल रहे हो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं रहते, उनको सीधे से ट्रेनिंग भी नहीं रहती। तो आप क्या करो, उन बच्चों को वहाँ न डालते हुए आप सीधा गवर्नमेंट स्कूल में डालो और 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, और फिर देखो उसके 20 साल में, 20वें साल में आपको कुछ तकलीफ ही नहीं होगी उसको। जो आज लोगों को तकलीफ होती है ना कि इसका एडमिशन करूं या नहीं करूं, MBBS में लूं या नहीं लूं, इतने करोड़ पैसे, अभी करोड़ों रुपया उसके पास हो जाएगा, उस वक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेंगे ना, तो हमारा इंशाल्लाह लाइफ अगली है ना बहुत ईज में चली जाएगी, नहीं तो डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, जो हम जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो पहले ये सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे मेरा जो मुद्दल अमाउंट है ना, मुद्दल यानी बेसिक, वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वो भी जाएगा। पहला उसकी मालूमात ले लो। पहला ये मालूमात करो कि जहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका स्टडी करो कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अगर तुमको आइडिया नहीं आ रही है तो जिसने इन्वेस्ट किया है या जो रिच बना है उस तरीके से, उसकी हिस्ट्री पढ़ो, या तो वैसे जो अक्लमंद लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े लोग बन गए हैं आज तक, उनके साथ रहो और उनका गाइडेंस ले लो, और उनके अंडर गाइडेंस में आप जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वैसा करो। अपनी अकल से इन्वेस्टमेंट मत करो। और अगर तुमने बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी अकल से किया तो वो डेफिनेटली डूबने वाला है। ठीक है, तो अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरों के अकल से, जो लोग दानिशमंद है उसमें, उस फील्ड में, तो उस फील्ड भले से वो लोग चार्जेस कर लें, उनको चार्जेस दे दो, और मगर उनसे वो सलाह मशवरा ले लो और फिर इन्वेस्टमेंट करो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट बताया उसने कि जो मैंने बताया कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कि लैंड में, गोल्ड में और इसमें, तो स्पेशली लैंड में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यानी कभी कभी लैंड दूसरे की होती है, ये वो सब सोच समझ के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। और एकदम 7th बात जो उसने बताया है कि बहुत प्यारी बताया है कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी एबिलिटी जो है अर्न करने की, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, तो वो करो, यानी तुम्हारी कैपेसिटी अर्न करने की बढ़ाओ। कैसे, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो बिजनेस हमको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका सोचो। अगर जो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर समझो आपका दुकान है ना, तो दुकान में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट दुकान में है, समझ में आया ना। जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें सबसे बेहतर है, पर ये नहीं कि जितना आ रहा है पैसा पूरा के पूरा उसमें ही डाल दिया, ऐसा नहीं। 10% to 30% जो मैं बोल रहा हूँ वो साइड में निकालना है और उसको टच नहीं करना है। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगी और उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हमने एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास 100 रुपया है जो इन्वेस्ट करने का है ना, तो 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम शेयर मार्केट में जाएंगे, 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको कितने साल में वो 100 रुपये का डबल हो जाएगा? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, ऐसा समझ के लोग, कभी कभी 2 साल में भी हो जाता है। मगर वही 100 रुपया अगर तुम्हारा दुकान है उसमें तुमने इन्वेस्ट किया, आपको नेक्स्ट ईयर तुमको 100 नहीं 200 भी मिलने वाला है, ये तो पक्का है। तो पहला इन्वेस्टमेंट अपने दुकान में जो कुछ है ना उसको इम्प्रूव कैसा करेंगे हम,
उसको सोचो और फिर दूसरे इधर इन्वेस्टमेंट करने का सोचो। मगर पूरा के पूरा जो आया माल पूरा माल मंगाया, ऐसा नहीं करो। 10 to 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट ये साइड में करना ही करना है, और उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारा अपने लिए अगर कुछ खर्च करना है तो उसमें 5% मैं बोलूँगा कि 5% अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऐश के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए 5% खर्च करो, और 5% अल्लाह के राह में खर्च करो। 10 to 30% सेविंग के लिए करो, और बाकी के जो रोज़मर्रा के जो नेसेसिटीज़ रहते हैं उसके लिए खर्च करो, और अपनी एबिलिटी टू अर्न बढ़ाओ। ये कुछ गाइडलाइन है जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबीलोन दिया है उसमें। और इसमें जो और एक गाइडलाइन दिया है कि तुम पहला घर ले लो, मगर ये रिच डैड और पुअर डैड उसके अगेंस्ट बोलता है कि तुम पहले घर मत लो, घर में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि उसमें तो वो एसेट नहीं बन जाता है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करो कि उससे हमको इनकम आता रहे बस। और ये कभी पॉसिबल है जब हम 10 to 30% बाजू में करेंगे, उससे कुछ हम खरीदेंगे और फिर उससे हमको इनकम आता रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएं 50 बाय द एज ऑफ 50 में बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टुडे। सॉरी।